नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है और जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो देश हमसे, आपसे, सभी से सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस खबर का जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है जिसकी चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। गुजरात के कर्णावती, जिसे आप अहमदाबाद कहते हैं, दरअसल वहां पर जिस तरह से गुरुवार को भयावह विमान हादसा हुआ उसने देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट नंबर AI-171 जो कि बोइंग सीरीज 787-8 ड्रीम लाइनर की फ्लाइट है, जैसे ही इसने टेक ऑफ किया कुछ सेकेंड्स में ही यह विमान क्रैश हो जाता है। इस हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यहां पर आपको बता देते हैं कि दरअसल विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक शख्स जो रमेश विश्वास कुमार हैं, उनका बच जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये जो 265 का आंकड़ा है, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इस विमान में सवार नहीं थे। जहां पर ये विमान गिरा वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था और साथ ही साथ क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका था, यहां पर आने जाने वाले लोगों की भी संख्या थी, चाय की दुकान भी थी, छोटी छोटी रेहड़ियां भी थी। और ऐसे में कुल मिलाकर इस हादसे का शिकार 265 लोग हुए हैं, जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल अभी भी हैं। ये विमान मेघानी नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में जाकर क्रैश हुआ, जिससे न केवल विमान में सवार लोग बल्कि इलाके के स्थानीय निवासी भी इसकी चपेट में आए, जैसा मैंने आपको बताया। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को कर्णावती पहुंचे और सबसे पहले मेघानी नगर इलाके में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मौके पर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से संपूर्ण विस्तृत जानकारी भी ली। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार काम किया, जिससे कुछ घायलों को मलबे से बाहर निकालने में सफलता हासिल हो सकी। दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री कर्णावती सिविल अस्पताल भी पहुंचे, जहां घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां हादसे में एकमात्र जीवित बचे 40 वर्षीय रमेश कुमार विश्वास से मुलाकात भी की। विश्वास भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और इस भयानक हादसे के बाद चमत्कारिक रूप से सिर्फ एक शख्स जो बचा है वो ये रमेश कुमार विश्वास ही है। उन्हें सीने, आंखों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। विश्वास ने पीएम मोदी से बातचीत में बताया कि टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के बाद ही यह जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ धुंधला पड़ गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में कुल 242 यात्रियों में से केवल वही जीवित बचे रहे जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमानों की सुरक्षा जांच को और ज्यादा सख्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जो 15 जून से लागू भी हो जाएंगे। डीजीसीए ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि 15 जून 2025 की मध्य रात्रि से पहले सभी ड्रीम लाइनर विमानों की एक विशेष तकनीकी जांच प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। इसमें फ्यूल पैरामीटर मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल टेस्ट, इंजन फ्यूल एक्यूरेटर ऑपरेशन, ऑयल और हाइड्रोलिक सिस्टम की विस्तृत जांच शामिल की गई है। इसके अलावा टेक ऑफ से पहले फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शन को ट्रांजिट जांच का हिस्सा बना दिया गया है और 2 हफ्ते के भीतर सभी पावर इंश्योरेंस चेक्स भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। डीजीसीए ने हालिया रिपीटेटिव तकनीकी खामियों की समीक्षा और उनकी मरम्मत में तेजी लाने का भी निर्देश जारी कर दिया है।
इस कदम का उद्देश्य भविष्य में ऐसे हादसों को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य रखा गया है। फिलहाल जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया है और ये ब्लैक बॉक्स कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हादसे के वक्त क्या परिस्थिति थी, ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के भीतर ही ये विमान हादसे का शिकार हुआ। ये सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जानने में आसानी होगी। यह हादसे के सही कारणों का खुलासा कर सकता है। इस भीषण दुर्घटना से पूरा देश शोक में डूबा है और अपनी निगाहें उस रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं जो ये बताएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि आपको याद होगा कि जनमत में कल ही हमने आपके सामने वो तमाम पहलू रख दिए थे जो ये बताएंगे कि जांच प्रक्रिया में वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर विस्तार से पड़ताल होनी चाहिए। और आज जब ये खबर आई कि इस पूरे घटना चक्र का विस्तार से पड़ताल किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, तो उसमें वो तमाम बिंदु भी शामिल हैं जिसका जिक्र सुदर्शन न्यूज ने कल सबसे पहले आपके सामने किया था। इन सब के बीच अब ये उम्मीद जगी है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, तो आखिर घटना के इस हादसे के आखिरी जो मोमेंट थे, जो आखिरी 10 सेकंड थे, वो ऐसा क्या था उसमें जिसकी वजह से 241 लोगों को अपनी जान इस विमान हादसे में गंवानी पड़ी है, उसके बारे में परत दर परत जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जिस तरह से विमान यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए, उस विमान यात्रा की सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए जो महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं, चेकिंग को लेकर जो महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं, जो कि 15 जून से लागू भी हो जाएंगे, वो अपने आप में आने वाले भविष्य में हवाई यात्राओं में सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर भी साबित होंगे। डीवीआर अंदर का मैच का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है सर। और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? डीवीआर है, ये डीवीआर है। मलबे में से निकला है? नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज तो विमान हादसे क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ये सब कुछ जांच का विषय है और इस पर जांच शुरू भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये दर्द सालों तक पीड़ा देता रहेगा और इसलिए जरूरी है कि आने वाले भविष्य में बोइंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के जवाब अभी ढूंढ लिए जाएं, ताकि भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। और ये जब सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो निश्चित रूप से हवाई सफर एक निर्णायक मोड़ पर आएगा। जब हम निर्णायक मोड़ की बात करते हैं तो आज एक ऐसी खबर भी आई है जो राजनीतिक, विश्व की राजनीति के इतिहास में निर्णायक साबित होने वाली है। दरअसल हम अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल जो राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को हमेशा से सर्वोच्चता देता रहा है, और इसी भावना के तहत इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, वहां के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और इस्लामिक कट्टरता के केंद्र पर एक ऐसा वार किया जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व को झकझोर दिया है। यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि उस विचारधारा पर था जो आतंक, विस्तारवाद और परमाणु ताकत के सहारे वैश्विक अस्थिरता फैलाने की फिराक में है। यानी ये आतंक के विरुद्ध उठाया गया इजराइल की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम है। इजराइल की ये कार्रवाई किसी शक्ति प्रदर्शन का परिणाम नहीं है, बल्कि एक जरूरी और बहुत समय से लंबित कदम था। वर्षों से ईरान वैश्विक समुदाय को धोखा देते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था। पश्चिमी देशों से समझौते
करते हुए, लगातार समझौता दर समझौता होते हुए, लेकिन पीछे से यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार तेज रखकर वो जिस उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था, वो कोई ऊर्जा विकास नहीं बल्कि सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवाद के लिए परमाणु छाया तैयार करना था। इजराइल जो वर्षों से चेतावनी देता रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा क्योंकि इससे उसके देश की सुरक्षा खतरे में होगी, तो ऐसे में आज नेतन्याहू ने अपने शब्दों को सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे कार्य रूप में बदलकर दिखा भी दिया। टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया बल्कि सैन्य ठिकानों को भी नष्ट किया गया और जो मिलिट्री जो सीनियर अथॉरिटीज थे उनको भी सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। यह कार्रवाई उस आत्मरक्षा सिद्धांत की जीवंत मिसाल है जो हर स्वतंत्र राष्ट्र को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनानी चाहिए। ईरान पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब विश्व राजनीति फिर से ध्रुवीकृत होती जा रही है। एक और लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो कानून, पारदर्शिता और वैश्विक शांति में विश्वास रखते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे तानाशाही इस्लामिक देश है जो अपने धार्मिक कट्टरवाद के लिए हर तरह की आतंकी गतिविधियों को समर्थन और संसाधन प्रदान करते रहते हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हैथी विद्रोही, इन सब का केंद्र बिंदु ईरान ही है और अब ये कट्टरता परमाणु शक्ति से लैस होकर विश्व को एक नए संकट की ओर धकेल रही थी। इस घटनाक्रम में अमेरिका का रुख व्यवहारिक रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन उसने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह हमला किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा अपने अस्तित्व और सुरक्षा की रक्षा हेतु उठाया गया जरूरी कदम था, जो भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कदम उठाया था। यहां पर भी इजराइल ने ठीक आतंकवाद के समूल विनाश के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन का आगाज कर दिया है। ये केवल एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये केवल एक ऑपरेशन नहीं है, ये दरअसल आतंक को समाप्त करने का सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान पलटवार करेगा? बिल्कुल करेगा और यही उसकी फितरत भी रही है, मगर इस बार उसे समझना होगा कि यदि वो मिडिल ईस्ट को युद्ध क्षेत्र बनाता है तो वो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे सभ्य विश्व से टकरा रहा होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद सिर्फ बमों या बंदूकों से नहीं फैलता, वो विचारधारा से भी फैलता है। और ईरान की कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा शिया कट्टरता के रूप में पूरे मिडिल ईस्ट में नफरत, हिंसा और युद्ध को बढ़ावा देती रही है। अब समय आ गया है कि दुनिया इस पाखंड को रोके। ये बहाना कि धार्मिक राष्ट्र अपनी रक्षा कर रहे हैं, यह असल में वैश्विक आतंकवाद के लिए मंच तैयार करना है। इजराइल का यह साहसिक कदम केवल एक हमले की खबर नहीं है, यह एक संदेश है कि आतंकवाद चाहे वो किसी मजहब की आड़ में हो या राष्ट्रवाद की नकाब में, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक चेतावनी है उन सभी तानाशाहों के लिए जो लोकतंत्र को चुनौती देकर मानवता पर आघात करते हैं। इजराइल ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि शांति की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध जरूरी होता है। गीता में भी यही लिखा है, धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो ये गलत नहीं है, और इजराइल ने भी वही किया है। अब यह बाकी दुनिया पर निर्भर है कि वो इस साहसिक राष्ट्र के साथ खड़ी होती है, आतंकवाद के विरुद्ध खड़ी होती है, या चुप रहकर आतंकवादियों, आतंकी अड्डों, आतंकी देशों को
मौन समर्थन देती है। ये तय दुनिया को करना होगा। तो एक तरफ तो इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन छेड़ दिया है, ये युद्ध छेड़ दिया है और चर्चा भी इजराइल और ईरान युद्ध की ही हो रही है। लेकिन ये वो चर्चा है जो सामने से दिख रही है। एक ऐसी भी कहानी है जो इस कहानी के पीछे लिखी जा रही है और उसकी पटकथा पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमें जो दिखता है उसकी बात तो होती है, लेकिन जो छिपा हुआ खतरा है हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इजराइल और ईरान युद्ध में भी एक छिपा हुआ खतरा यहां पर संकट के रूप में, चुनौती के रूप में दुनिया के सामने है। ईरान जो शिया बहुल देश है, क्या आपने एक बार भी किसी सुन्नी बहुल देश को देखा है, सुन्नी दुनिया से किसी एक को देखा हो जिसने शिया देश यानी ईरान का समर्थन किया हो? यह साफ बताता है कि दरअसल इस्लामिक गृह युद्ध की परिस्थिति आ चुकी है और इस्लाम ही, ये मजहब ही आपस में दो धड़ों में तो बटा हुआ था, लेकिन अब इसमें ये जो बंटवारा है वो किस तरह से वैमनस्यता के रूप में सामने आ चुका है। किस तरीके से यह साबित हो रहा है कि सुन्नी दुनिया शिया देश पर हो रहे हमले पर पूरी तरह से मौन साधे हुए है, किसी तरीके का कोई समर्थन नहीं है। ऐसे में क्या भारत को भी अब सचेत होने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके के इस्लामिक गृह युद्ध की परिस्थिति बन रही है, जिस तरह से भारत में भी शिया और सुन्नी दोनों की ही मौजूदगी है, क्या ये परिस्थिति आने वाले समय में एक खतरे की घंटी है? क्या संकट के बादल एक बार फिर से भारत पर भी मंडरा सकते हैं या संपूर्ण विश्व पर यह इस्लामिक गृह युद्ध का खतरा मंडरा सकता है? इस पर चर्चा भी जरूरी है, इस पर चिंतन भी जरूरी है, मंथन भी जरूरी है और साथ ही साथ इस खतरे से निपटने के लिए एक रोड मैप पहले से ही तैयार करना भी जरूरी है। इन्हीं बिंदुओं पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ये खास रिपोर्ट, जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा विश्व का है, हमारा है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए किस तरह से ये खतरा बन सकता है, आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट। मध्य पूर्व की फिजाओं में एक बार फिर बारूद की गंध है और इस बार ट्रिगर दबाया है इजराइल ने। बीती रात तेहरान, केरमानशाह और लोरेस्तान के आसमान जल उठे। मिसाइलों की बारिश में सिर्फ इमारतें नहीं टूटी, टूटा है ईरान का सैन्य अभियान। इजरायली रक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि हमारा ऑपरेशन सफल रहा, पहला चरण पूरा हो चुका है। टारगेट थे ईरान के सेना प्रमुख, IRGC चीफ हुसैन सलामी और वो परमाणु वैज्ञानिक जिनका नाम सिर्फ खुफिया दस्तावेजों में लिया जाता था। तेहरान की सड़कों पर मची भगदड़, बेसुध अस्पताल और झुलसी हुई ईरानी सत्ता। ईरान के लिए ये सिर्फ हमला नहीं, ये सीधा कटा हुआ सैन्य गला है। दूसरी तरफ अमेरिका ने फिलहाल खुद को पीछे कर लिया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान कि हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जो रणनीति है वो वॉशिंगटन की ही थिंक टैंक में तैयार हुई है, यानी पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट वही लिखी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल, शिया बनाम सुन्नी की जंग क्या अब वैश्विक युद्ध का आगाज बनेगी? सऊदी, UAE, बहरीन सब चुप हैं, पर क्या ये चुप्पी समर्थन की खामोश सहमति है? क्या ये हमला सिर्फ ईरान पर नहीं, पूरे शिया धड़े की ताकत पर हमला है? भारत में इस हमले को लेकर सुन्नी समुदाय के एक वर्ग में जश्न है, जिसकी वजह है ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है और इजराइल के इस प्रहार को कुछ सुन्नी शिया दुश्मनी की जीत मान बैठे हैं। यानी जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, मजहबी नफरत भी इस बारूदी खेल का हिस्सा बन चुकी है। शिया और सुन्नी एक ही मजहब के दो धड़े हैं, पर दुश्मनी ऐसी जैसे दो काफिरों के बीच हो। एक कहता है तुम असली मुसलमान नहीं, दूसरा कहता है तुम हक से ही बाहर हो। और इस मजहबी तकरार की आग में अब इजराइल ने बारूद फेंक दिया है।
So too do the brave people of Iran. And I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. तो साफ जाहिर है कि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है ये इस्लामिक गृह युद्ध की तरफ इशारा करती है, इसलिए समय रहते ही इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर लेनी होगी, वरना ये संकट बड़ा है, खतरा गहराता जाएगा। जनमत में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको उस खतरे की तरफ भी आगाह कराना उचित समझते हैं जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के साए ने दुनिया भर में तेल की कीमतों को अचानक आसमान पर पहुंचा दिया है। शुक्रवार को तड़के इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया। इसके बाद से ही पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मच गई और सबसे पहले इसका असर पड़ा है कच्चे तेल की कीमत पर। यहां पर आपको बताना जरूरी समझते हैं कि हमले के तुरंत बाद ही कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $4.60 यानी 6.63% से बढ़कर $73.96 प्रति बैरल पहुंच गया है। मतलब $74 के लगभग ये प्रति बैरल पहुंच चुका है, जो कि जनवरी के बाद सबसे ऊंचा आंकड़ा है। वहीं अमेरिकी क्रूड WTI जो कि $4.99 या 7.33% की छलांग लगाकर अब $73 प्रति बैरल के लगभग पहुंच चुका है। यह वृद्धि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी वृद्धि है। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध और तेल की कीमतों में आखिर संबंध क्या है? तो दरअसल तेल की आपूर्ति और कीमतों का सीधा रिश्ता मध्य पूर्व की स्थिरता से है। यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक क्षेत्र है। जब यहां युद्ध छिड़ता है या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले आशंका होती है कि तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है और यहीं से शुरू होती है कीमतों की उछाल, कीमतों में वृद्धि। विशेष चिंता का विषय यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक का बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ता है, यहां से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और 8 करोड़ क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस दुनिया भर में भेजी जाती है। इस इलाके पर ईरान का नियंत्रण है और वो पहले भी इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता रहा है। अगर ईरान ने इस बार वास्तव में होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया तो इसका सीधा असर एशिया, अमेरिका और यूरोप तक फैले बाजारों पर होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत जो अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है, सीधे तौर पर प्रभावित भारत होगा और इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगे होंगे बल्कि यातायात, परिवहन, उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। तो साफ है युद्ध में सिर्फ बम नहीं गिरते बल्कि उसकी चिंगारी से जलता है आपका बजट भी। और अगर तनाव बढ़ा तो जवाबी हमला जरूर होगा और ऐसे में तेल का ये संकट और भी ज्यादा गहराने लगेगा और इसीलिए जरूरी है कि समय रहते इस स्थिति पर काबू पाया जाए, वरना बजट हिलना, अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा चोट पहुंचना ये स्वाभाविक होने वाला है। और आइए अब हम जरा अपने देश के अंदर की भी बात कर लेते हैं। हमारे देश में भी लव जिहाद के केसेस बहुत आए, हमने आपके सामने बहुत सारे केसेस रखे हैं, लेकिन आज जिस केस की हम आपके सामने बात करने वाले हैं, लव जिहाद से जुड़ी हुई जो खबर आपको दिखाने वाले हैं, इसमें
जो मॉड्यूल है वो पूरा 360 डिग्री घूम चुका है। लव जिहाद के नए मॉड्यूल की आज बात करेंगे, आज उसका खुलासा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आ रहा है। यहां जिहादी निजामुद्दीन, ये लव जिहादी है। दरअसल निजामुद्दीन ने कट्टरपंथी मौलानाओं और इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ और जिहाद की फैक्ट्री चलाकर मदरसों की पोल खोल कर रख दी है। लव जिहाद का ये मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नायाब और अजूबा है। इस तरह की खबरें हालांकि आप पहले भी सुनते आए हैं, देखते आए हैं। इस मॉड्यूल को पहले से ही जो चला आ रहा मॉड्यूल है उसका न्यू वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन कहा जा सकता है। पुराना मॉड्यूल बॉलीवुड से लेकर समाज के लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता था, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन लोअर मिडिल और मिडिल क्लास में ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी ट्रेनिंग और तालीम के नाम पर मौलवी अपने इस मॉड्यूल को, जो कि LRMS मॉड्यूल है, इसे मदरसों में आने वाले लोअर IQ वाले बच्चों पर इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा करने के लिए उन्हें तैयार करता है, जो बाद में जाकर नए वर्जन वाला परफेक्ट लव जिहादी बनता है। LRMS मतलब लव, रेप, मैरिज और फिर सेल, मतलब गैर मुस्लिम लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाओ, उनके साथ संबंध बनाओ, फिर उनसे शादी करो, उनका शोषण करो, बच्चे पैदा करो और फिर देह व्यापार के धंधे में धकेल दो, यानी उसे बेच दो। इस फॉर्मूले की एक खासियत यह भी है कि इन सारी प्रक्रियाओं को 2 से 2.5 साल के भीतर ही पूरा करने का टारगेट रखा जाता है। बेचने के बाद जिहादी को फिर दूसरी लड़की पर यही फॉर्मूला आजमाने का टारगेट दिया जाता है और फिर यह चक्र चलता रहता है। जिहादियों को अपना नाम, पहचान बदलने की तरकीबें बताई जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं ताकि वो लड़कियों को फंसाने, घुमाने फिराने और खाने पीने पर खर्च कर सके। उनका मकसद सिर्फ गैर मुस्लिम से घृणा को जताना या बताना नहीं, बल्कि अपनी घृणा की हदों के आगे बढ़कर गैर मुस्लिम के प्रति घृणा का प्रदर्शन कर अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करना है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि गैर मुसलमानों यानी कि काफिरों के प्रति अनादर और घृणा के ये भाव मौलवियों के द्वारा सिखाए जाते हैं ताकि वो इन युवा मुस्लिमों को कट्टर और मजहबी ब्लाइंड बनाकर उनका इस्तेमाल अपने गजवाए हिंद के मकसद को पाने के लिए कर सके। क्या लव जिहाद का ये नया मॉड्यूल समाज के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है? क्या मदरसे लव जिहाद की फैक्ट्री के रूप में काम करने लगे हैं? क्या लव जिहाद के इस नए मॉड्यूल से मुस्लिम युवाओं को तबाह करने का प्लान है? क्या मौलवी और मदरसा मुस्लिम युवाओं को विकसित भारत का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देती हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। पहले हिंदू लड़की को नाम बदलकर प्यार के जाल में फंसाओ, उसके साथ दुष्कर्म करो और फिर उसे बेच दो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से पकड़े गए जिहादी निजामुद्दीन के इस कबूलनामे ने उन कट्टरपंथी मौलानाओं और कट्टरपंथ की फैक्ट्री मदरसों की पोल पट्टी एक बार फिर से खोल दी है, जो दीनी तालीम की आड़ में मुसलमानों के दिमाग में मजहबी जहर भरते हैं। मैं इस लड़की की वजह से आता था, दिव्यांशी की, बहुत दिन से आना जाना था, इससे मिलता हूँ, सब गलत काम भी करे हैं इसके साथ। मदरसे से मौलवी जी ने बताई, वहाँ जाता था, उन्होंने बताई गलत काम करो फिर उनको बेच दो। ऑन कैमरा लव जिहाद के मॉडस ऑपरेंडी का विस्फोटक खुलासा करता हुआ जिहादी निजामुद्दीन उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने अपने मजहबी आकाओं के इशारे पर एक निर्दोष लड़की को न सिर्फ लव जिहाद का शिकार बनाया, बल्कि उसके साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए। यही नहीं, जिहादी लड़की को बेचने की भी तैयारी में था, जो मजहब के उसी मॉडस ऑपरेंडी का सिपाही है,
जिसको शरीयत के नाम पर शैतानियत सिखाने वाले कट्टर मुल्ला मौलवियों ने मदरसों में तैयार किया। वो मदरसे जहां कभी नकली नोट छापते मौलाना पकड़े जाते हैं तो कभी मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले मौलवियों को गिरफ्तार किया जाता है। वो मदरसे जहां वास्तव में इस्लामी शिक्षा के नाम पर कच्ची उम्र में ही मुसलमान छात्रों के दिमाग में हिंदुओं के प्रति घृणा घोल दी जाती है। और यही कारण है कि मदरसों से वैज्ञानिक नहीं आतंकवादी निकलते हैं, जो आज हिंदू बहुल देश में रहकर जिहाद के अलग अलग मॉडल को फॉलो करते हुए भारत को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। जो जिहादी मॉडल आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की घटती संख्या का एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदुस्तान में रहकर गजवाए हिंद के एजेंडे पर काम करने वाला जिहादी मकड़जाल आज पूरे देश में फैल चुका है, जिसमें लव जिहादी जिहादियों का सबसे बड़ा हथियार, जहां मौलानाओं के आदेश पर जिहादी नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, असली मुस्लिम पहचान छिपाकर दुष्कर्म करते हैं और अंत में धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं। साल 2022 में 153 और साल 2023 में 126 लव जिहाद के मामले रिपोर्ट किए गए, जिनकी संख्या बीते साल 2024 में बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई। साल 2014 से 2022 तक अकेले विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस के संज्ञान में आए या जिनकी रिपोर्टिंग की गई। जमीनी आंकड़ा इससे भी डरावना हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सावधान हमें और आपको होने की जरूरत है, सावधान हिंदू बेटियों को होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इर्द गिर्द कोई लव जिहादी घूम रहा है और उसने इसी मॉड्यूल के तहत आपको अपना निशाना बना रखा है। तो सावधान आपको होने की जरूरत है। बात अब आगे अगली खबर की, जिस खबर की हम कर रहे हैं, दरअसल वो खबर आजकल सोशल मीडिया की दौर में जिस तरह से लोग फेमस होना चाहते हैं और फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ये खबर दरअसल उनके लिए है। आधुनिकता और सोशल मीडिया की दौड़ में लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कभी फैशन के नाम पर तो कभी स्टाइल के नाम पर नियमों को ताक पर रख देते हैं। और ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बलोद जिले से सामने आया है, जिसमें पूरे प्रदेश में जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ और डीएसपी साहब की पत्नी फरहीन खान का जन्मदिन कुछ इस अंदाज में मनाया गया कि सरकारी मर्यादा और आचरण सब कुछ ताक पर रख दिया गया। और फिर खड़े हुए गंभीर सवाल। फरहीन खान ने अपने 33वें जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा स्टाइल अपनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वो अपने पति की सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर केक काटती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये है वो वीडियो। इतना ही नहीं, गाड़ी पर नीली बत्ती लगी है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि ये गाड़ी किसी आम व्यक्ति की नहीं है, ये एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है और लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक अन्य वीडियो भी है जिसमें फरहीन खान अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसी नीली बत्ती वाली गाड़ी में वाटरफॉल घूमने जाती नजर आती। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के सभी गेट खुले हुए हैं और पूरा परिवार मौज मस्ती करते हुए वीडियो बना रहा है। यह दृश्य न केवल कानून का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि कुछ लोगों को सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग में कोई संकोच नहीं होता। नियमों के अनुसार किसी भी शासकीय वाहन का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। निजी कार्यों, पारिवारिक मौज मस्ती या सोशल मीडिया रील बनाने जैसे उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल सख्त रूप से प्रतिबंधित है। फिर भी
इस मामले में साफ दिख रहा है कि डीएसपी स्तर के अधिकारी की पत्नी खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रही है और उसका वीडियो गर्व से सोशल मीडिया पर साझा भी किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद आम जनता के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी बेहद गुस्से में हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आम आदमी ऐसा करता तो उस पर तो तुरंत जुर्माना लग जाता, कानूनी कार्रवाई होती, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के परिवार को यह छूट क्यों दी जा रही है? यह मामला केवल एक वायरल वीडियो का नहीं है, बल्कि यह सवाल है उस मानसिकता का जिसमें कुछ लोग अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग में करते हैं। यह घटना न केवल सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अगर ऐसे मामलों में समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो आम जनता का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में केवल सोशल मीडिया पर हंगामा होगा या वाकई डीएसपी और उनके परिवार के खिलाफ कोई ठोस प्रशासनिक कदम भी उठाया जाएगा। और अब क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, यानी हमेशा की तरह बात अब उस पॉजिटिव खबर की, उस गुड न्यूज की जो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जिस अच्छी खबर की हम बात करने वाले हैं वो अच्छी खबर आई है असम से। ये खबर यहां पर ये बता देती हूं आपको कि ये खबर सनातनियों के लिए जितनी अच्छी है उतनी ही जिहादियों के लिए बुरी है, क्योंकि जो जिहादी अब तक हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर गौ हत्या करने के बाद उनके अवशेषों को हिंदू बस्तियों में फेंक दिया करते थे, अब उनका काल से सामना होने वाला है। दरअसल असम के धुबरी जिले में हनुमान मंदिर पर सुनियोजित तरीके से गोमांस फेंककर कट्टरपंथी तत्वों ने न केवल सनातनी आस्था को चुनौती दी, बल्कि समाज को सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश भी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ निंदा तक नहीं रुका। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो प्रतिक्रिया दी वो पूरे देश के लिए एक संदेश है कि अब हिंदू सहन नहीं करेगा। शासन और शस्त्र दोनों साथ चलेंगे। हिमंता ने यह साफ कर दिया कि जो मंदिरों को अपवित्र करेगा, कानून अब सीधे गोली से जवाब देगा, बिना किसी वोट बैंक की परवाह किए। उन्होंने असम की सड़कों पर कट्टरता के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है और ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। आज जब अधिकांश सरकारें तुष्टीकरण में उलझी हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर ये जो फैसला लिया गया है वो ये बताता है कि आस्था से ऊपर कुछ नहीं है। जहर फैलाने वालों को अब जवाब मिलेगा ऑन स्पॉट एक्शन से। आज जरूरत है बाकी राज्यों में भी ऐसा ही कुछ कदम उठाने की। मंदिरों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खुद पहरा देने को भी तैयार हो गए और वहां कोई भी जिहादी सोच पैर जमा नहीं कर सकती। ये समय है इस स्पष्टता का, जो सनातन पर वार करेगा वो अब केवल मुकदमा नहीं, सीधा दंड पाएगा। অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে। तो हिंदू आस्था पर अब हमला चलेगा नहीं। अगर हमला होगा जिहादियों द्वारा तो वही सबक मिलेगा ऑन द स्पॉट, जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं।